मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 10 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है एम्बर ग्रीस। एम्बर ग्रीस जिसको हम द फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं। तो कुछ लोग इसको ये बोलते हैं कि जो वेल जो वोमिट करती है, जो वेल मछली होती है, तो उसके वोमिट को हम एम्बर ग्रीस बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जिसको हम भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी बोलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए हरी झंडी तो सरकार के द्वारा दे दी गई है, लेकिन जो इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी अभी नियुक्ति इसमें नहीं की गई है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और टर्की में अभी हमें करेंसी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहाँ पे वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है, तो वो डॉलर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से घट रही है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और केन बेतवा के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है एम्बर ग्रीस, जिसको हम द फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि पुणे के जो क्राइम ब्रांच ने क्या किया है कि 550 ग्राम ऑफ एम्बर ग्रीस को सीज़ किया। और एम्बर ग्रीस के बारे में अगर बात करें तो एम्बर ग्रीस जो होता है वो फ्रेंच में उसको ग्रे एम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, एक वैक्सी टाइप का सब्सटेंस है जो स्पर्म वेल्स होती हैं। ठीक है, तो स्पर्म वेल्स एक वेल की प्रजाति है। ठीक है, तो वेल कई टाइप्स की होती हैं, तो उसमें स्पर्म वेल जो है एक वेल की प्रजाति है। तो उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो है ये बनता है, इनका जो एम्बर ग्रीस है वो। ठीक है, तो कुछ लोग इसको वेल वोमिट भी बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है गलत है। वेल वोमिट ये नहीं है। ये वेल के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वेल का, ये वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो स्पर्म वेल्स हैं। और ये केवल हम और अदर्स वेल में जो और बाकी की जो वेल हैं उसमें नहीं होता, केवल स्पर्म वेल में ये बनता है। ठीक है, और जो भी वो फूड इंटेक करते हैं, तो जो फूड इंटेक करने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, कुछ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसके, तो वो रेसिड्यू जो है वही एम्बरग्रीस फॉर्म करता है। अब इसकी तस्करी वगैरह क्यों होती है, क्यों इतना ये महंगा है, इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो देखिए, करीब करीब जो इसकी जो कीमत लगाई गई है वो बताई जाती है कि अगर 1 किलो की जो कीमत है वो 1 से 2 करोड़ के आसपास होती है। ठीक है, तो वो उसके प्योरिटी और उसके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और उसके बाद एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इसका हाई डिमांड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो भी परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में इसका हेल्प किया जाता है। उसके बाद फूड को फ्लेवर देने में, और जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं अल्कोहल के मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद टोबैको के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन अभी की हम बात करें तो अभी केवल ज़्यादातर ये परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों में बहुत कम ही इस समय यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए लीगैलिटीज़ की बात करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ या जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो इन जगहों पे इसका बैन है। ठीक है, यहाँ पे एम्बरग्रीस में ट्रेड करना जो है वो बैन है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो ऐसी हैं जो इसको एज ए ट्रेडेबल कम्युनिटी मीन्स वो ट्रेड करने के लिए छूट देती हैं इसके लिए। और इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जो स्पर्म वेल्स हैं वो एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, और उसके अलावा आप इसके अगर बाई प्रोडक्ट्स का ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, या एम्बरग्रीस का व्यापार करते हैं, तो वो इंडिया में जो है इलीगल है। ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज़ बीन ऑब्जर्व दैट गैंग्स स्मगलिंग द एम्बरग्रीस प्रोक्योर इट फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़। तो जो गैंग्स है इसकी स्मगलिंग वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से ये इसे स्मगलिंग करते हैं और शिप के थ्रू जो है अदर कंट्रीज़ में भी इसको लेके जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 1857 का अपराइजिंग। ठीक है, जिसको हम 1857 की जो पहली जो क्रांति है हमारी स्वतंत्रता की। तो देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है, तो वो अम्बाला में 1857 के जो शहीद थे, तो उनको एक ऑनर देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए उनकी याद में एक म्यूज़ियम का निर्माण करवा रही है जो हरियाणा की गवर्नमेंट है। ठीक है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे म्यूज़ियम का निर्माण करवाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो जिन लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और अपने अपनी जान गंवाई, जो शहीद हुए, तो उन लोगों के याद में जो है अम्बाला में जो है वो म्यूज़ियम का निर्माण करवाया जा रहा है। और एक तरह से ये जो हरियाणा से जिन लोगों का योगदान रहा, तो उनको एक तरह से जो है वो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है इस चीज़ में। ठीक है, तो बात करते हैं इसके रिवॉल्ट के बारे में।
तो देखिए ये जो रिवॉल्ट था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट था। शुरू होता है ये सिपॉयज़ के रिवॉल्ट से, जो सिपॉयज़ यूनिटीज़ को हम बोलते हैं, सिपॉयज़ के रिवॉल्ट से जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो शुरू किया जाता है। और कई नामों से इस रिवॉल्ट को हम जानते हैं। अगर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो उसको सिपाही यूनिटी यानी सैनिक विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। तो जो अंग्रेज़ हैं जो इतिहासकार जो हैं वो उसको सैनिक विद्रोह बोलते हैं। और जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इसको इंडियन म्यूनिटी या ग्रेट रिबेलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंसर्केशन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए जो विनय दामोदर सावरकर हैं इनके द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी हमारी स्वतंत्रता का जो पहला संग्राम है वो कहा जाता है। तो ज़्यादातर इंडिया में जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही यूज़ किया जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो अब देखते हैं हरियाणा के रिवोल्ट के बारे में। तो देखिए जो बात करेंगे पहले क्या सेंटर रहा रिवोल्ट का, जो विद्रोह था उसका क्या केंद्र था। तो केसी यादव जो कि एक हिस्टोरियन है, इनकी बात माने तो 1857 अपराइजिंग एक्चुअली स्टार्टेड इन अम्बाला, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जो 1857 की जो क्रांति थी उसका जो मेन केंद्र था वो अम्बाला था, मेरठ नहीं था, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। तो उस बुक में जो है अपनी फाइंडिंग्स का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। और हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बात करें तो राव तुलाराम, अहिरवाल, गफूर अली और हरसुख राय इन पलवाल, धानु सिंह इन फरीदाबाद, नहर सिंह इन बल्लभगढ़ वर द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट इन हरियाणा। तो हरियाणा में इन लोगों के द्वारा जो है रिवोल्ट किया गया था। Many battles were fought by the rulers of the state and by the farmers also, sometimes defeating the British army। तो बहुत से जो युद्ध हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े गए, कुछ में वो लोग हार जाते हैं, कुछ में वो जीतते भी हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो सिरसा का बैटल, सोनीपत, रोहतक और हिसार का बैटल इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसमें से भी सबसे जो फेमस है वो सिरसा वाला बैटल है। सिरसा जो नदी है हरियाणा में, तो उसके किनारे हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ चोरमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी उसका मेन कॉज क्या रहा, क्यों ये स्टार्ट ही क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले देखेंगे इसका राजनीतिक कारण क्या था इसका पॉलिटिकल कॉज। तो देखिए पहला था जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी एक्सपेंशन की, मतलब वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी राजा हैं अगर उनकी अपनी संतान नहीं होगी तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, वो उसको किंगडम को एनेक्स कर लेगी, ठीक है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। और उसके बाद वो डायरेक्ट एनेक्सेशन भी करते थे, किसी किंगडम पे अटैक करके जो है वो डायरेक्ट उसको कैप्चर कर लेते थे। उसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स वर dislodged, thus arousing fear in the minds of other ruling families who apparent a similar fate। तो देखिए जो बाकी के रूलर्स थे वो इस पॉलिसीज़ से जो है एक तरह से नाराज़ थे, क्योंकि इन ये पॉलिसीज़ को लगा करके वो जो किंगडम्स हुआ करते थे उनको अनेक्स कर लेते थे। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अप्लाई करके जो है सतारा का जो किंगडम था वो 1848 में सतारा को कैप्चर किया ब्रिटिश ने, ठीक है। फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में कैप्चर किया, और बगहत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये जारी किया गया था। अब देखते हैं इसके क्या सोशल और रिलीजियस कॉज है, क्यों ये हुआ। तो देखिए रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसका एक अहम कारण था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और उसके अलावा जो सती प्रथा थी, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था और जो विडो रीमैरिज था, तो इन सब के लिए कानून बना दिए गए थे। सती प्रथा को जो है या फीमेल इन्फेंटिसाइड को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया था इनके द्वारा, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा इन सब पे बैन लगा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि जो एक सोशल और एक रिलीजियस जो फेट है वो लोगों का जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था, जो कि एक कारण बना इस रिवॉल्ट का, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके अलावा जो वेस्टर्न मेथड का एजुकेशन का था, जो इंग्लिश वो पढ़ा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा वो जो है एक तरह से जो भी हिंदूज थे और जो मुस्लिम्स थे वो दोनों का कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को ये लोग फॉलो कर ले, ये लोग इंग्लिश पढ़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ ये भी सब जो रीज़न हुए इस रिवॉल्ट में। उसके अलावा हम अगर इकोनॉमिक्स कॉज की बात करें तो देखिए जो किसान थे या जो ज़मींदार थे, ठीक है, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उनसे जो है लिया जा रहा था, उनके लैंड पे टैक्स लगाए जा रहे थे और ढेर सारा रेवेन्यू जो उनके द्वारा जो है कलेक्ट किया जा रहा था।
और जो ज़्यादातर जो सिपाही थे, जो ज़्यादातर जो सिपाहीज़ थे, वो किसानों के परिवार से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। और सीधी बात है कि जब उनके भाई घर वालों को तकलीफ़ होगी तो वो क्यों नौकरी को करना चाहेगा, ठीक है। कोई तो इसीलिए ये लोग भी विद्रोह करते हैं। और जब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब शुरुआत होती है तो उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज़ी जो सामान है, जो विदेशों से सामान वो इंडिया में ले आने लगते हैं। और जो यहाँ का जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है, वो ख़राब होते हुए दिखती है हमें, ठीक है। वो रुइन होती रहती है। और ख़ासकर जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से तो सामान वो लेके सस्ते सस्ते दाम में जाते थे, और वहाँ से वो लेके ठीक है, जो वहाँ से एक तरह से जो मशीनों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं तो वो लेके आते थे, और वो यहाँ इंडियन मार्केट में बेचते थे। मींस वो इंडियन मार्केट, जो इंडिया का जो दाम होता था उससे कम दाम में बेचते थे। तो जो इंडिया का मार्केट है वो उससे रियून हो रहा था। उसके अलावा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो इन चीप मशीन मेड गुड्स से जो है कम्पीट नहीं कर पा रही थी। और उसके अलावा देखेंगे मिलिट्री कॉस्ट क्या रहे, क्या कारण था, मिलिट्री कॉस्ट क्या रहा है इसके। तो इंडियन सिपाहीज फॉर्म्ड मोर देन 87% ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स। तो जितने भी ब्रिटिश जो आर्मी थे, ब्रिटिश के जो सैनिक थे, उसमें 87% जो थे वो इंडियन से थे, ठीक है। लेकिन उनको फिर भी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के नीचे ही समझा जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई सिपाही है और वो एक ब्रिटिश सिपाही है और एक इंडियन है, वो एक सिपाही है, ठीक है। तो दोनों सेम रैंक होने के बावजूद भी जो है जो ब्रिटिश सोल्जर होता था उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे, ज़्यादा वेतन मिलता था। लेकिन वहीं जो इंडियन सिपाही है उसको कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर उनसे कहा जाए, जो इंडियन सिपाहीज़ हैं, कि आपको अपने घर से दूर रह के काम करना है, तो भी उनको करना पड़ता था। और उसके अलावा 1856 में जो क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लेके आते हैं, जो ये कहता है कि अगर जो इंडियन सिपाहीज़ होंगे वो उनको दूसरे मीन्स इंडिया से बाहर भी अगर भेजा जाए, अगर समुद्र पार करके भी जाना पड़े तो उनको जाना होगा। और कहीं ना कहीं उस टाइम एक तरह से समुद्र पार करना मतलब हिंदू धर्म में उसको ये माना था कि अगर आप समुद्र पार करते हैं तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक कारण रहा। उसके बाद जो इमीडिएट कॉज था 1857 की क्रांति का, वो जो ग्रीस कार्टिज आए थे, ठीक है। तो ये जो इनफील्ड राइफल आई थी, ठीक है। तो इनफील्ड राइफल जो है वो अच्छी राइफल्स थी, मीन्स वो जो है पिछले राइफल के मुकाबले में वो तेज़ काम करती थी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है वो उसमें जो एक ग्रीस का यूज़ किया जाता था। और ये कहा गया कि जो ग्रीस का यूज़ जो उस कार्टेज में किया जा रहा है, वो ग्रीस जो बना है वो काऊ और पिग के फैट से मिलकर बना है। तो देखिए हिंदू धर्म में जो गाय होती है वो पवित्र होती है, और जो सूअर है वो मुसलमान के लिए हराम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दोनों जो सिपॉयज़ थे उनका धर्म यहाँ पे जो है उनको अपना धर्म खतरे में दिख रहा था। तो ये इसका जो है इमीडिएट कॉज रहा। और अगर उस गन को फायर करना है तो पहले कार्ट्रिज को जो है उसके पेपर को दांत से जो है काटना पड़ता था। उसके बाद तब आप उसको फायर कर सकते हैं। तो इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने जो है यूज़ करने से इसको मना कर दिया, ठीक है। तो ये भी इसका कारण था। और ये बाकी कारणों से जो है मेन इंपॉर्टेंट कारण जो है ये ग्रीस कार्ट केस माना जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या प्लेसेस से रिवॉल्ट हुए, कौन से लीडर्स रहे, और किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने इसको सप्रेस किया। तो देखिए दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय, और इसको सप्रेस किया जॉन निकोलसन ने, ठीक है। लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, जिनको सप्रेस किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से नाना साहेब थे, जिनको सर कॉलिन कैम्पबेल ने सप्रेस किया। और झांसी से थी लक्ष्मीबाई हमारी, और ग्वालियर से तात्या तोपे, जिनको ये जनरल ह्यू ग्रोज ने सप्रेस किया। बरेली से खान बहादुर खान, जिनको सर कॉलिन कैम्पबेल ने सप्रेस किया। इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लिकायत अली, जिनको कर्नल ओंसल ने सप्रेस किया। और बिहार से थे हमारे कुंवर सिंह, जिनको विलियम टेलर ने सप्रेस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स वो थे, और किनके द्वारा सप्रेस किया गया था। तो अब बात करेंगे कि ये रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये रिवोल्ट कैसे फेल हो गया। तो देखिए ये जो रिवॉल्ट था वो कन्फाइंड था, ये पूरे इंडिया में ऑल ओवर स्प्रेड नहीं था, ठीक है। तो केवल दोआब रीजन, सिंध, राजपूताना, कश्मीर और कुछ हिस्सा जो था वो पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। तो एक लार्ज जो
प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम, जैसे हैदराबाद, मसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर और जो कुछ राजपूताना के हिस्से भी थे, वो 1857 की क्रांति में वो भाग नहीं लेते हैं। और जो हमारे साउथ के जो स्टेट्स हैं, साउथ के जो प्रोविंसेस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और हमें एक कोई लीडरशिप जो है नहीं देखने को मिलती है। कोई एक लीडर इसमें ऐसा नहीं था कि जो सबका नेतृत्व करता हो, जो कि एक सेंटर हो, ठीक है। तो जैसे कि नाना साहब, तात्या तोपिया, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी बहुत ब्रेव लीडर्स हैं, लेकिन ये जो है इस रिवॉल्ट को जो है लीड नहीं कर पाया अच्छे से। उसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज भी एक कारण है इस रिवॉल्ट के फेलियर का। मींस जो संसाधन अंग्रेज़ों के पास थे, जितने आदमी या जितने पैसे, उतने इंडियंस के पास हमें देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज भी जो हैं इसका फेलियर है। उसके अलावा जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया इस रिवॉल्ट में। जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, द रिच मर्चेंट्स, जो अमीर मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ज़मींदार ऑफ बंगाल, हेल्प द ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ब्रिटिश की कहीं ना कहीं हेल्प की रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। इन लोगों ने साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। अब बात करें क्या रिज़ल्ट रहा, क्या आउटकम रहा इस रिवॉल्ट का। तो देखिए, जब 1857 की क्रांति जब धीरे धीरे एक एंड पे आ गई, तो उस समय उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, अब वहाँ उसका शासन शुरू हो जाता है। कंपनी का जो रूल है वो ख़त्म, यहाँ से एंड ऑफ कंपनी रूल, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ में ख़त्म होता हुआ दिखता है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है, वो इलाहाबाद के दरबार में अनाउंस करते हैं कि अब जो इंडिया का जो प्रशासन है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो क्वीन विक्टोरिया देखेंगी, ठीक है। मींस अब से जो जो भी आदेश निर्देश जारी किए जाएंगे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जारी किए जाएंगे इंडिया के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी एक तरह से जो भी लोगों का जो रिलीजन है, तो उसके रिलीजन, किसी के भी रिलीजन से, धर्म से जो है कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये भी कहा गया है। और कुछ प्रशासनिक चेंजेस कहे गए कि जो गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है, गवर्नर जनरल का जो पद होगा, उसको चेंज कर दिया गया वाइसरॉय के पद में। अच्छा, कमेंट में बताइए कि पहले वाइसरॉय कौन थे इंडिया के। और उसके बाद जो इंडियन रूलर्स थे, उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ठीक है भाई, आप जो है अपना राज करिए, रूल करिए। उसके बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जो अब राजा जो हैं अपने एक तरह से अगर किसी को गोद लेते हैं, तो वो उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा, ये भी डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अलावा जो इंडियन सैनिक का जो रेशियो था उस अंग्रेज़ों की आर्मी में, तो उसको भी कम कर दिया गया। मींस ब्रिटिश ऑफिसर की जो संख्या है वो बढ़ा दिया गया, और जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनकी संख्या जो है वहाँ पे कम कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, रिसेंटली हमारे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हम जो है जो चेयरपर्सन है लॉ कमीशन के, उसका अपॉइंटमेंट हम जल्दी ही करेंगे। तो इशू ये था कि जो हमारा 22nd लॉ कमीशन था, तो सरकार के द्वारा 21 फरवरी 2020 में ही अनाउंस कर दिया गया था इसके गठन के बारे में, लेकिन इसमें कोई अभी तक नियुक्ति नहीं की गई, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था। तो इसी के हियरिंग के टाइम में गवर्नमेंट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया, और ये कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग जो एक आर्म ऑफ गवर्नेंस है, वो दूसरे को जो है एक मीन्स आपस में जो है एक जो सरकार है वो आपस में ही नहीं टकरा सकती है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन जो है यहाँ लागू होता है। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन के थ्रू ही जो हमारी जुडिशियरी है और जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो सेपरेट होता है कि दोनों एक दूसरे के काम में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं लॉ कमीशन के बारे में। तो लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसकी स्थापना जो है सरकार के एक ऑर्डर के द्वारा जो है वो किया जाता है। और ओरिजिनली अगर हम देखें तो 1955 में जो है इसको फॉर्म किया गया था, और हर 3 साल पे इसका गठन किया जाता है। अभी तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुल 277 रिपोर्ट जो है सरकार को सबमिट किया है। देखिए, जो आखिरी लॉ कमीशन था अंडर जस्टिस BS चौहान, ठीक है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और कुछ मुद्दों को उठाया था, जैसे लोकसभा और जो असेंबली का जो इलेक्शन होता है उससे संबंधित मुद्दा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इससे संबंध में जो है लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके कंपोजिशन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, एक फुल टाइम चेयरपर्सन इसमें पहले थे, लेकिन अब जो है इसमें कमीशन में क्या होंगे कि 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। तो
इसमें क्या होगा कि एक 4 मेंबर्स की कमेटी होगी जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी इंक्लूडेड होंगे, और इसके जो हेड होंगे वो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये कमीशन को जो है हेड करेंगे। और लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी इन लॉ मिनिस्ट्री विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमीशन। और जो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर में जो लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी हैं तो वो होंगे इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर इस कमीशन के। और इस कमीशन में 5 पार्ट टाइम मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स 5 मेंबर मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके रोल और फंक्शन के बारे में। तो देखिए, द लॉ कमीशन शैल ऑन ए रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और जियो मोटो अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया फॉर मेकिंग रिफॉर्म एंड इनेक्टिंग रेगुलेशन। तो देखिए, ये जो लॉ कमीशन होगा, ये अगर मान लिया केंद्र सरकार के द्वारा कोई इसको रेफरेंस दिया जाता है, या ये अपने मन से भी जो है ये किसी लॉ को उठा के, या जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ हैं, जो भी नियम कानून हैं, उनको भी उसमें भी रिफॉर्म लाने की बात कर सकता है, या उसमें भी चेंजेस लाने की बात कर सकता है। उसके अलावा ये कुछ स्टडी और रिसर्च कंडक्ट करेगा कि हमारी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस ले आने चाहिए, ताकि हम जो भी हमारे जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी स्पीडी डिस्पोज कर सकें उसको। और जो भी केसेस एक तरह से केस की सुनवाई में जो भी पैसे जो खर्च होते हैं उसमें कैसे कटौती किया जा सके। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं। उसके अलावा ये जो लॉ कमीशन है ये एक तरह से हमें ये भी बताता है कि क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, कैसे और लॉ को रिफॉर्म करके कैसे इसको पब्लिक फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके रोल और फंक्शन में आती हैं। अब देखते हैं कि क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है यहाँ पे। द लॉ कमीशन शुड बी ब्रॉट अंडर स्टैट्यूट विद डेफिनिट टर्म्स ऑन अपॉइंटमेंट, इट्स फंक्शन एंड पावर स्पेल्ट आउट। तो देखिए, अब यहाँ ये ज़रूरत है कि लॉ कमीशन में जो भी नियुक्ति वगैरह किया जाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है नियम कानून बनाया जाए, उसके हिसाब से ही इसकी नियुक्ति की जाए, और इसका एक प्रॉपर फंक्शन वगैरह जो है वो डिसाइड किया जाए। ये रिफॉर्म इसमें लाने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो इट रिफर्स टू द मॉडल ऑफ गवर्नेंस वेयर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स आर नॉट कंसंट्रेटेड इन वन बॉडी। इसका मतलब कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जो जुडिशियरी है, ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े न रहें। ठीक है, एक दूसरे कंसंट्रेटेड न रहें, बल्कि ये अलग अलग ब्रांचेस की तरह काम करें। ठीक है, मीन्स एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव जो है वो दखल न दे, और लेजिस्लेटिव में जुडिशियल दखल न दे, या जुडिशियल में लेजिस्लेटिव दखल न दे। ठीक है, आपस में एक दूसरे को ये दखल न दे। एक तरह से जो है यही बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, इनके काम में जैसे जो जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं, तो जुडिशियल प्रोसीजर्स में जो है वो लेजिस्लेटिव जो है दखलंदाजी ना करे। उसके अलावा जैसे एग्जीक्यूटिव है वो इसमें ना करे, तो एक दूसरे के बीच में जो है वो दखल ना दें। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। और हमारे जो संविधान है उसमें इसका जो उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मेंशन नहीं किया गया इस चीज़ को, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। इसे आर्टिकल 50 है। ठीक है, तो ये कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी से जो है एग्जीक्यूटिव को अलग करने के लिए जो राज्य है, जो स्टेट है, वो कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो लेगा। दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और ये किस लिए है, क्योंकि ताकि जो एक जुडिशरी की जो स्वायत्तता है, जो उसकी फ्रीडम इंडिपेंडेंस है, उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो आर्टिकल 50 बात करता है। अब देखिए आर्टिकल 122 एंड 212। तो वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू अ क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो जो भी संसद में या लेजिस्लेचर में जो भी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, जो भी बातचीत होती है, उसको किसी भी कोर्ट में जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ऑल्सो लेजिस्लेचर्स एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज, और जो भी ऐसे MP होते हैं, MLA होते हैं, तो उनको कुछ प्रिविलेज दी जाती हैं कि अगर मान लीजिए वो कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं पार्लियामेंट में, तो अब उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट में, या उनको सजा नहीं ले सकती, या उनको जेल में नहीं बंद किया सकता। पार्लियामेंट में वो कुछ भी आप देखते ही होंगे, पार्लियामेंट में वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। जुडिशियल कंडक्ट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, तो उसके विषय में जो है डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, उसके जुडिशियल कंडक्ट के बारे में।
ठीक है, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 121 एंड 211। तो जो हमारा संविधान का आर्टिकल 121 है और 211 है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में जो है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अगर अमेंडमेंट वगैरह करना है, तो उस समय डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल डेज में वो डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि उनकी सैलरी से कुछ लेटेस्ट चेंजेस करने हैं, तो उस समय जो है वो डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जुडिशियल कंडक्ट के संबंध में जो है वो वहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता। अब बात करें आर्टिकल 53 और 154, तो रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो देखिए, जो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है और जो स्टेट का पावर है वो किस में वेस्टेड है, तो वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, ठीक है। और जो यूनियन का पावर यहाँ पे है वो प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरह गवर्नर के पास जो है वो स्टेट का पावर है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो केंद्र है उसके हेड प्रेसिडेंट है और जो राज्य होती है, जो स्टेट है, उसके हेड हमारे गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं छूट दी जाती है सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से। इनके खिलाफ हमारे राष्ट्रपति हो या हमारे राज्यपाल हो, इनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं चलाई जा सकती हैं जब तक ये अपने कार्यकाल में है। अब देखिए आर्टिकल 361, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। तो अपने पावर के इस्तेमाल के लिए अपनी ड्यूटीज़ अगर वो कर रहे हैं तो उसके संबंध में वो किसी भी कोर्ट के प्रति वो जवाबदेह नहीं होंगे, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 361। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ अमृतसर में, ठीक है। तो ये सबसे छोटे लड़के थे गुरु हरगोबिंद के, ठीक है। तो 150 जो हाइमन्स हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, तो वो इनके द्वारा ही लिखे गए हैं। उसके द्वारा कुछ जो हमारे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मोटिव था कि औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को जो है मरवा दिया। तो देखिए क्या हुआ था कि ये कहा जाता है कि कुछ जो कश्मीरी पंडित थे, तो उनका जो है औरंगज़ेब के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो वो लोग जो है गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचते हैं और उनको बताते हैं ये अपनी बात। तो वो ये जो गुरु तेग बहादुर हैं वो कश्मीरी पंडित से ये बोलते हैं कि आप लोग जाइए और औरंगज़ेब से ये कहिए कि अगर उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग भी कर लेंगे। तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर औरंगज़ेब से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही जो है औरंगज़ेब जो है इनकी कोशिश करता है धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, नहीं करवा पाता है और इनका जो सर है वो काट देता है। ही वॉज पब्लिकली किल्ड इन 1675। तो 1675 में जो है इनको मार दिया जाता है मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के आदेश पे दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे इनकी जो इनका सर अलग हो गया और इनका धड़ जो है वो अलग था, तो उनको अलग अलग जगहों पे इंक्रीमेट किया जाता है। तो जहाँ पे एक जगह गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है जहाँ इनके सर को इंक्रीमेट किया गया था, और गुरुद्वारा रकबगंज साहिब, ये दोनों दिल्ली में पड़ता है जहाँ पे इनके धड़ को जो है इंक्रीमेट किया गया था। अब इसका इनके मरने के बाद जो शहीद हुए तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि अब सिख कम्युनिटी में जो है जो इनके सबसे छोटे पुत्र रहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो क्या करते हैं, वो खालसा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो खालसा इनको हम जानते हैं, जो उनकी मार्शल आइडेंटिटी है उसकी वजह से हम उनको जानते हैं। तो अब एक जो सिख कम्युनिटी है उसमें एक अंदर से ये भावना जागती है कि हमें एकजुट होकर जो है इनके खिलाफ जो है जो भी हमारे एक जो हमारा जो ह्यूमन राइट्स है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें मिलके खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनके जो पुत्र रहते हैं 8 साल के गुरु गोविंद सिंह जी, तो सॉरी 9 साल के रहते हैं ये, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये खालसा का जो है निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है टर्की करेंसी क्राइसिस। तो देखिए रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि जो टर्की की करेंसी है लीरा, तो लीरा में हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो 2014 में जो लीरा का मीन्स एक यूएस डॉलर में 2 लीरा आते थे, ठीक है। मीन्स एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी वो 2 लीरा के बराबर थी, लेकिन अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक यूएस डॉलर की जो कीमत है वो 13 लीरा के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फॉल है टर्की करेंसी लीरा में। और जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्डोगन, तो एर्डोगन का कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि जो एर्डोगन है ये इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। ये जो भी टर्की में जो भी ये करेंसी क्राइसिस चल रहा है ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का ही कारण है,
ठीक है। अब बात करते हैं कि लीरा जो है वो इतनी तेज़ी से इसकी वैल्यू गिर क्यों रही है। द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी और एनी गुड फॉर दैट मैटर डिपेंड्स ऑन एमंग द फैक्टर्स हाउ स्कार्स इट्स कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी आप चीज़ का अगर आप एक अनलिमिटेड सप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए लीरा ही है, एक करेंसी है, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई अगर मार्केट में कर रहे हैं और मार्केट में जो फूड है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि आप ज़्यादा पैसों में कम ही फूड खरीद सकते हैं। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीरा का प्रोडक्शन एक समय ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई जो की जा रही है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से जो लीरा की जो वैल्यू है वो घटती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। The same logic applies when we compare currencies. The supply of Turkish lira in the market has been rising rapidly when compared to relative harder currency like the US dollar. तो अगर US डॉलर के हम उसमें कंपेयर करें तो जो लीरा क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक का डाटा हमें ये बताता है कि जो टर्की मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो रही है कि वो 3.5 गुना से 2014 और 2020 के बीच में हम देखें तो 3.5 गुना इंक्रीज़ हो चुकी है। वहीं केवल यूएस का केवल 50% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। तो यूएस का सिर्फ 50% है और टर्की का हमें 3.5 गुना देखने को मिला है, ठीक है। मीन्स अगर सपोज करिए मार्केट में वो 100 रुपये डाल रहे थे, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो 350 एक तरह से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3.5 गुना यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन यूएस में जो है केवल 50% ही इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो उसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये भी एक कारण है कि लीरा का जो एक वैल्यू है लीरा की वो बहुत तेज़ी से गिर रही है। द डिमांड फॉर ए करेंसी कैन अफेक्ट इट्स वैल्यू। और करेंसी की डिमांड भी जो है उसके वैल्यू पे इफेक्ट डालती है। टर्की हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट करेंसी अकाउंट डेफिसिट। और टर्की में हमें करेंट अकाउंट डेफिसिट भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जितना मान लीजिए इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अपने देश से जो सामान भेज रहे हैं और दूसरे देश से जो सामान खरीद रहे हैं, तो जो हम सामान दूसरे देश से खरीद रहे हैं वो हम ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे हैं और भेज हम कम रहे हैं, ठीक है। कि हम जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट इज़ मच लार्जर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो जो निर्यात है, आयात निर्यात, तो आयात जो हम कर रहे हैं उसका अमाउंट जो है वो कम है और निर्यात का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। एज द टर्किश सेंट्रल बैंक बिकम्स इरेटिक इन हाउ इट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ लीरास। जो टर्किश सेंट्रल बैंक है वो क्या किए हैं कि वो लीरा की जो सप्लाई है उसको बहुत एक तरह से बढ़ा दिए हैं, ठीक है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ इस चीज़ में। लेकिन उल्टा यहाँ क्या हो रहा है कि हमें इसकी करेंसी में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि व्हाट हैज़ कॉज द रैपिड राइज इन द सप्लाई ऑफ लीरा। तो देखिए क्या कॉज है कि लीरा की जो ये सप्लाई है उसमें हमें एक तरह से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जो मिस्टर एडगन है वहाँ के प्रेसिडेंट, तो देखिए इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बताई जा रही है कि इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो है क्या किया गया है कि बैंकों में जो है लो इंटरेस्ट रेट दे दिए गए हैं। तो जब किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लोन जो है लेंगे, और जब लोग ज़्यादा लोन लेंगे बैंक से तो क्या होगा कि मार्केट में जो है मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से बढ़ेगी। तो ये कहा जा रहा है कि इनका मानना है जो एडगन है कि अगर लो इंटरेस्ट रेट रखते हैं तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, मार्केट में सप्लाई जो है वो बढ़ेगी और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट करेगा और इन्फ्लेशन उसकी वजह से कम होगा, ठीक है। लेकिन इट शुड बी नोटेड द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट बाय रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स इट फ्लशेस द लोन मार्केट विथ फ्रेश मनी विच इन टर्न कॉज इन्फ्लेशन। तो लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि ये तो इनकी थियरी थी अपने एडगन की कि लो इंटरेस्ट रेट करने पे ऐसा होगा, लेकिन लो इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई मनी की कि उसकी वैल्यू कम हो गई। तो उसकी वजह से हमें ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ये इतनी तेज़ी से जो गिरावट हो रही है वहाँ की करेंसी में, यही एक रीज़न है। However, Erdogan has argued that higher interest rate are the reason prices in the economy rise। और इनके द्वारा ये बताया जाए कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उसी की वजह से जो इकनॉमी में ये हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हिज रिजीम ऑल्सो बिलीव्स
दैट लो इंटरेस्ट रेट्स विल ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, लेकिन अभी भी इनका यही मानना है कि लो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है इन्फ्लेशन कम होगा और हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट जो है कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड को हम बढ़ा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर एटिगन लॉजिक, ए सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी एंड स्टिल अवॉइड हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब इनका कहने का मतलब है कि बैंक चाहे जितना मन उतना जो है वो करंट नोट जो है वो प्रेस करे, उतना नोट छापे, लेकिन हमें जो है हम एक तरह से इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, महंगाई को हम कम कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा नोट छापेंगे तो। ठीक है, इनकी अलग ही थियरी है अपनी। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में। तो ईच ईयर WHO's वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट प्रोवाइड ए कंप्रेहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ ट्रेंड इन मलेरिया कंट्रोल एंड एलिमिनेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो देखिए हर साल जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की जाती है, और इस बार ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कि करीब करीब जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उसमें 83% जो केसेस रहे यहाँ मलेरिया के, वो इंडिया से ही रहे। ठीक है, और अभी भी जो श्रीलंका है वो मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट इसको मिला है, 2016 से ही मलेरिया फ्री कंट्री में आता है। और एक एस्टीमेट बताता है कि 6,27,000 मलेरिया डेथ जो है वो 2020 में हुई हैं, जो कि 2019 के मुकाबले में 12% हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है। और कुछ करीब करीब 69,000 डेथ में से उस 68% डेथ जो है मीन्स करीब करीब 47,000 जो डेथ हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि कोविड-19 जो पैंडमिक था तो उस टाइम हम इसको इसका ट्रीटमेंट जो है नहीं कर पाए, इसको डायग्नोज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाई कि ये मलेरिया है। तो इस वजह से भी जो है 69,000 डेथ मलेरिया की वजह से हुई, जिसमें से 68% डेथ इस वजह से हुई क्योंकि कोविड-19 की वजह से लापरवाही देखने को मिली, हम इसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए मलेरिया, या इसको सही से ट्रीट नहीं कर पाए। ठीक है, इसको प्रिवेंशन हम नहीं कर पाए। एन एस्टिमेट ऑफ 241 मिलियन मलेरिया केसेस वर रिपोर्टेड इन 2020, और 2020 में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड करीब करीब 241 केसेस जो है मलेरिया के 241 मिलियन केसेस मलेरिया के देखने को मिले। 2019 में हमें वही 227 मिलियन केसेस देखने को मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। ठीक है, और 2019 में 227 मिलियन था, लेकिन यही 2020 में बढ़ के 241 मिलियन मलेरिया केस हो गया। अब इस अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो WHO क्लासीफाइज चाइना एंड एल सल्वाडोर टू बी मलेरिया फ्री। तो 2020 में जो है चाइना और एल सल्वाडोर को मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट मिल चुका है, और लगातार जो है 3 सालों से ये मलेरिया फ्री थे, इसीलिए इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया। टुगेदर विद देम 23 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव दिस स्टेटस। तो देखिए अब इन चाइना एल सल्वाडोर के साथ साथ जो है 23 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको मलेरिया फ्री कंट्री का दर्जा जो है मिल चुका है। अब देखिए WHO ने जो है फर्स्ट वैक्सीन जो आई थी हमारी मॉस्क्यूरिक्स, उसको अप्रूवल तो दे दिया था अक्टूबर में ही। ठीक है, तो उसमें 30 साल की करीब स्टडी और टेस्ट वगैरह चले, उसके बाद WHO ने जो है मॉस्क्यूरिक्स को हरी झंडी दे दी यूज़ करने के लिए अक्टूबर में। ठीक है, तो ये पहली वैक्सीन है अगेंस्ट एनी पैरासाइट एंड सेव्स 1 लाइफ फॉर एवरी 200 चिल्ड्रन। तो हर 200 बच्चों में से जो है एक बच्चे की ये जान जो है ये वैक्सीन बचाती है, और कहीं ना कहीं ये 40% कारगर है। ठीक है, इन इंडिया ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामाइन, तो इसका यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है, जो कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा मलेरिया के जो केसेस हैं वो छत्तीसगढ़ में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी इसका यूज़ करके जो आर्सोनेट प्लस सल्फाडॉक्साइन पायरीमेथामाइन है, तो इसका यूज़ करके जो है हमें कहीं ना कहीं मलेरिया के केसेस में जो है छत्तीसगढ़ में गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें हम आगे की बात करें तो अब ये ज़रूरत है कि अब इसको एक तरह से हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, द नीड टू इंश्योर बेटर एंड मोर इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल हेल्थ सर्विसेज। सभी हेल्थ सर्विसेज को हम इक्विटेबली जो है एक्सेस करें। मलेरिया प्रिवेंशन हो गया, उसका डायग्नोसिस हो गया, या उसका ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये तभी किया जा सकता है जब हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को और मजबूत बनाएंगे, और चाहे वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो, जब हम हेल्थ केयर में और इन्वेस्ट करेंगे बजट में, अगर हम और अमाउंट बढ़ाएंगे हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तभी हम इन सभी चीज़ों से जो फाइट कर सकते हैं। मीटिंग ग्लोबल टारगेट ऑल्सो रिक्वायर रोबस्ट फंडिंग, और अगर ग्लोबल टारगेट को हमको अचीव करना है तो हमें फंडिंग की तो आवश्यकता है ही। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट करंट फंडिंग लेवल्स, करीब जो इस समय जो फंडिंग है 2020 की वो 3.3 बिलियन US डॉलर है, एंड अब जो है 2020 तक जो है हमें करीब करीब ट्रिपल करना पड़ेगा, मीन्स 10.3 बिलियन डॉलर हमें खर्च करना पड़ेगा, तभी हम अपने टारगेट जो अचीव कर सकते हैं। कंट्रीज़ एंड ग्लोबल पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट देयर शेयर एवरी ईयर टू मेक मॉस्क्यूरिक्स बेटर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ खड़े होना चाहिए, और जो मॉस्क्यूरिक्स है उसको और अच्छा बनाने के लिए और वाइडली अवेलेबल कराने के लिए जो है एफर्ट लगाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।